हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम लोग आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलिसीज से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज की क्लास का पर्पस होगा कि जिस भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो ऐसा मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट प्लस PYQ आज हम करने वाले हैं। तो आप लोग अगर सच में सीरियस हो अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए तो आप लोगों को इस क्लास को बिल्कुल बीच में छोड़कर नहीं जाना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। कोई डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस टफ नहीं लगते हैं, इजी लगते हैं, आप आराम से सॉल्व कर लेते हो, तब तो वेरी गुड, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा इस क्लास में। और अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता इसका आंसर क्या होगा, तो ये क्लास आप ही लोगों के लिए है। इस क्लास में हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई नोटिफिकेशन आपका किसी भी क्लास का मिस ना हो। एंड लॉजिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड या बाकी की जो यूनिट्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग वो भी ज़रूर से चेकआउट करना ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फैलेसी इन विच आ प्रिपोजिशन इज हेल्ड टू बी ट्रू जस्ट बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड फॉल्स और फॉल्स जस्ट बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड ट्रू इज कॉल्ड। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझते हैं। देखो, एक ऐसी फैलेसी जिसमें कि किसी प्रिपोजिशन को सिर्फ इसलिए सच मान लिया जाता है क्योंकि आप उसको गलत प्रूव नहीं कर सकते, या फिर किसी गलत बात को आप इसलिए सही मान लेते हो क्योंकि आप उसको गलत प्रूव नहीं कर सकते। इसको आप क्या कहोगे? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहोगे, इरिलीवेंट कंक्लूजन कहोगे, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस कहोगे, या फिर हेस्टी जनरलाइजेशन कहोगे। यहाँ पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों फैलेसीज के हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल जो फैलेसी होता है उसको मैंने अलग से समझाया था आपको, अलग क्लासेस में, दोनों क्लासेस ली थी मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज की। अगर आपको डीपली कॉन्सेप्ट समझना है तो आप प्लीज़ उन क्लासेस को आप ज़रूर देखना। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी संरचना या बनावट से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है। इररिलेवेंट कंक्लूजन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो कंक्लूजन दिया गया है वो इररिलेवेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और हेस्टी जनरलाइजेशन मैंने आपको बताया था। हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी बात को बिना सोचे समझे बहुत जल्दी में जनरलाइज कर देते हैं, वो होता है हमारा हेस्टी जनरलाइजेशन। इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको समझाए थे। देखो, यहाँ पर आपका आंसर होगा आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। और आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे प्रैक्टिस करना है कि पहले आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, खुद आंसर देखना है, और उसके बाद प्ले करने के बाद ये देखना है कि मैंने क्या आंसर बताया। ऐसा आपको प्रैक्टिस करनी है। और जितने भी क्वेश्चन हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें आप लोग अपना स्कोर देखना, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस क्यों होगा यहाँ पर? देखो, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस का मतलब होता है कि आप जो है सच को सच प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए आप उसको झूठ मान लेते हो। ये वाली चीज़ है यहाँ पर, यानी कि आप इग्नोर कर रहे हो। तो जहाँ पर किसी चीज़ को आप सच नहीं साबित कर सकते, कोई बात सच है लेकिन आप उसको सच साबित नहीं कर सकते इसलिए आप उसको झूठ मान लेते हो, या फिर कोई बात झूठ है और आप उसको झूठ प्रूव नहीं कर सकते इसलिए आप उसको सच मान लेते हो। तो यहाँ पर एक तरीके से इग्नोरेंस की बात हो रही है और उसी को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि भगवान है, आप प्रूव नहीं कर सकते कि भगवान नहीं है इसलिए भगवान है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रखना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो दो प्रिपोजिशन दी गई हैं, प्रीमाइस प्रोपोजिशन या प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड देन उसका कंक्लूजन दिया गया है, और उसके बाद आपको बताना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है इसमें कौन सी फैलेसी हुई है। प्रीमाइस 1 कहता है नो ट्रेजिक एक्टर्स आर हैप्पी मैन। प्रीमाइस 2 कहता है सम कॉमेडियंस आर नॉट हैप्पी मैन। और उसके बाद कंक्लूजन कहता है देयरफॉर सम कॉमेडियंस आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स। तो देखो,
सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, प्रेडिकेट क्या है और मिडिल टर्म क्या है। अगर आपको इन तीनों चीज़ों का पता है, जो कि हमने मोड एंड फिगर में समझा था कि ये तीनों चीज़ें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो, जो कंक्लूज़न में स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है, जैसे आपका जब इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा होगा ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसी तरीके से जो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, ये तो होता है हमारा मूड, नो, सम, ये होता है हमारा मूड। लेकिन उसके बाद जो ये आ रहा है, कंक्लूज़न की बात कर रही हूँ मैं, कंक्लूज़न में जो ये कॉमेडियंस आ रहा है, सम, ऑल, नो या इन सब के बाद, ये होता है हमारा सब्जेक्ट। और उसके बाद जो लास्ट में आ रहा है ट्रेजिक एक्टर्स, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो कंक्लूज़न में जो पहले आ रहा है वो होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद जो आ रहा है वो होता है प्रेडिकेट। और मिडिल टर्म क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। मिडिल टर्म होता है जो कि प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2 दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2 में देखो प्रेजेंट क्या है, हैप्पी मैन, हैप्पी मैन। तो ये हमारा क्या हुआ, मिडिल टर्म, क्योंकि ये हमारे दोनों प्रीमाइस में प्रेजेंट है। तो आपको पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, प्रेडिकेट क्या हुआ और मिडिल टर्म क्या हुआ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी फैलेसी इसमें हुई है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी होगी। तो देखो, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी का क्या मतलब होता है कि अगर दोनों प्रीमाइस हमारी यूनिवर्सल हैं, अगर दोनों प्रीमाइस हमारी यूनिवर्सल हैं तो आप पर्टिकुलर कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। ये होता है आपका एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। और जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले का मतलब होता है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। का मतलब होता है कि अगर आपके दोनों ही प्रीमाइसेस अगर निगेटिव हैं तो आप कोई भी कंक्लूज़न उससे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर इन प्रीमाइसेस पर अगर हम ठीक से नज़र डालते हैं तो देखो, जो फर्स्ट प्रीमाइस है क्या वो हमारा निगेटिव नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नो। जो हमारा सेकंड प्रीमाइस है क्या वो निगेटिव नहीं है, बिल्कुल है, बिकॉज ये है सम नोट का केस। ये वाला कौन सा केस है, नो मतलब ई, जैसा हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में समझा था। और सम नोट वाला कौन सा केस होता है, ओ। तो ये भी नेगेटिव हुआ हमारा और ये भी। और जब दोनों ही प्रीमाइस अगर नेगेटिव होती हैं तो कभी भी उससे कोई कंक्लूज़न ड्रॉ हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर कंक्लूज़न दिया हुआ है और इसीलिए हमारे यहाँ पर फैलेसी हो जाएगा, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। जो थर्ड वाला है फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर का मतलब होता है कि जो मेजर टर्म है उसमें अगर कंक्लूज़न मेजर टर्म, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर का मतलब होता है कि ये जो मेजर टर्म है, कंक्लूजन में जो मेजर टर्म होता है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर को। तो ये मेजर टर्म जो है, जो हमारे कंक्लूजन में लिखा हुआ है, अगर ये कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिख रहा हुआ है ट्रेजिक एक्टर्स, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। ये हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि इससे पहले नॉट लगा हुआ है। और यहाँ पर देखो, ये है हमारा मेजर टर्म, ये लिखा हुआ है प्रीमाइस 1 में ट्रेजिक एक्टर्स, और इससे पहले भी नो लगा हुआ है। तो ये दोनों ही जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए हमारी ये वाली फैलेसी भी नहीं होगी। और फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का मतलब होता है कि मिडिल टर्म कम से कम एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड ज़रूर होना चाहिए, कम से कम एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड ज़रूर होना चाहिए। क्या, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारा क्या था, हैप्पी मैन, जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है। और देखो यहाँ पर हैप्पी मैन से पहले नोट लगा हुआ है, यानी कि एक प्रीमाइस में हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसीलिए ये भी नहीं होगा। बस एक ही चीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव थे और उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन दे दिया जो कि नहीं देना चाहिए था। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर है आपका फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। देखो, ये जो टॉपिक है ना, अगर आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हो फॉर्मल फैलेसीज से रिलेटेड, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगेगा। पहली बार में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, बट जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे, इसीलिए कह रही हूँ उस क्लास को आप देखना फॉर्मल फैलेसी से रिलेटेड, उसको आप देख लोगे ना और फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ईजी था। तो ऐसा करना है। यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको अच्छे से समझा सकूँ, मगर उसको आप ज़रूर देख लेना। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। यहाँ पर देखो, एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस फैलेसी कब होती है। देखो, ये है प्रीमाइस 1 और ये है प्रीमाइस 2। फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस का दूसरा नाम होता है फैलेसी ऑफ निगेटिव प्रीमाइस। इफ़ बोथ प्रीमाइसेस आर निगेटिव देन नो कंक्लूजन। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है आपको, अगर दोनों प्रीमाइसेस निगेटिव हैं तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। यहाँ पर भी देखो, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें स्टार्टिंग में नो लिखा हुआ था और उसके बाद सम नोट था, तो ये भी निगेटिव, ये निगेटिव, उसके बाद कोई कंक्लूजन नहीं आ सकता। इसी को कहते हैं हम फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। आई होप आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट।
मिस्टर एक्स इज़ रॉन्ग इन वॉट ही सैड बिकॉज ही इज़ अनडिसिप्लिन्ड बाय नेचर। यहाँ कहा गया है कि इसमें आपको बताना है कौन सी फैलेसी होगी। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो मिस्टर एक्स हैं उन्होंने जो भी कहा वो गलत है क्योंकि वो स्वभाव से अनुशासनहीन हैं। मिस्टर एक्स के बारे में कहा जा रहा है कि मिस्टर एक्स ने जो भी कहा वो गलत है क्योंकि वो एक अनुशासनहीन यानी एक अनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल गलत है। तो इसको आप एड होमिनम कहोगे, एड पॉपुलम कहोगे, कम होक फैलेसी कहोगे या फिर पोस्ट होक फैलेसी कहोगे। तो देखो, एड होमिनम फैलेसी का मतलब होता है जब हम किसी की बात को नज़रअंदाज करते हैं और उस पर पर्सनली अटैक करते हैं, उसकी बात पर गौर ना करके उस पर अगर हम पर्सनली अटैक कर देते हैं तो वो होता है हमारा एड होमिनम फैलेसी। और यहाँ पर भी देखो, मिस्टर एक्स की बात को सिर्फ इसलिए रॉन्ग कहा जा रहा था क्योंकि उन पर पर्सनली अटैक किया गया कि वो तो अनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं, वो क्या ही सही होंगे, वो गलत हैं, उनकी बातों पर विश्वास मत करो। तो ये एक तरीके से पर्सनली अटैक किया गया, उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, उनको फ़ौरन रॉन्ग कह दिया गया। किस लिए? क्योंकि उन पर पर्सनली ये बात की गई, अटैक किया गया कि वो अनडिसिप्लिन्ड हैं। जैसे इसके दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं एड होमिनम के, मैंने पहले भी आपको बताए थे कि अगर कोई दो लड़के हैं, एक रिच फैमिली से है और एक पुअर फैमिली से है। जो पुअर फैमिली से है उसके पापा रिक्शा चालक हैं। अब वो जो पुअर फैमिली से है जिसके पापा रिक्शा चालक हैं, वो ये कहता है कि मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनूंगा। अब जो दूसरा लड़का है, जो दूसरा बॉय है, वो कहता है कि भाई तू क्या आईएएस ऑफिसर बनेगा, तेरे पापा तो रिक्शा चलाते हैं। तो देखो, उसकी बात को इग्नोर करके और उस पर पर्सनली अटैक किया गया। तो जब हम किसी पर पर्सनली अटैक करते हैं कि तुम क्या किसी बात को सही बताओगे, तुमसे तो खुद ही कुछ चीज़ नहीं आती, इस तरीके से, तो वो होता है एड होमिनम फैलेसी। एड पॉपुलम में क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। एड पॉपुलम, कम होक एंड पोस्ट होक फैलेसी। देखो, एड पॉपुलम होता है कि अगर ज़्यादा लोग किसी चीज़ को कर रहे हैं तो आप लोगों को भी वो चीज़ करनी चाहिए। ये भी एक तरीके की फैलेसी है। फैलेसी को हिंदी में कहते हैं त्रुटि, गलती। तो आपके स्टेटमेंट में कोई गलती होना कहलाता है फैलेसी। एड पॉपुलम में अगर सारे लोग किसी काम को कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। कम होक फैलेसी, कम होक फैलेसी का मतलब होता है विद दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। अगर दो चीज़ें एक साथ होती हैं तो हम उन दोनों चीज़ों को एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट मान लेते हैं। और पोस्ट होक फैलेसी में क्या होता है, आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। ये इसकी टैगलाइन है। यानी अगर कोई चीज़, कोई घटना किसी घटना के घटित होने के बाद घटित होती है तो हम उसको उसका कारण मान लेते हैं। जैसे पोस्ट होक फैलेसी में क्या होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने लॉटरी जीती, लॉटरी जीतने के फ़ौरन बाद चोरी हो गई उसके घर पर, तो वो क्या कहेगा आगे, अगर वो लॉटरी जीतता है आगे चलकर, तो वो ये कहेगा कि लास्ट टाइम मैंने लॉटरी जीती थी तो मेरे घर में चोरी हो गई थी और इस बार भी वही होगा। तो क्या हुआ कि उसके घर में जो चोरी हुई थी तो वो लॉटरी जीतने के बाद हुई थी। तो आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, अगर किसी घटना के होने के बाद कोई घटना होती है तो उस घटना को हम, पहली वाली घटना को उस घटना का कारण मान लेते हैं। वो होता है हमारा पोस्ट होक फैलेसी। ये होते हैं हमारे सारे, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एड होमिनम फैलेसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस कार आर मेड ऑफ मेटल, देयरफॉर द होल कार इज मेड ऑफ मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसीज इज कमिटेड इन दिस आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर कहा गया है कि किसी कार के अगर सारे पार्ट्स मेटल के बने हुए हैं, इसीलिए वो पूरी ही कार मेटल की बनी हुई है। पहले कार के पार्ट्स को मेटल का बताया गया और उसके बाद कंक्लूजन दिया गया है कि पूरी कार ही मेटल की बनी हुई है। अब इसमें, इस आर्ग्यूमेंट में कौन सी फैलेसी कमिट की गई? फैलेसी ऑफ डिवीज़न, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फॉल्स डिलेमा या फिर स्ट्रोमैन फैलेसी। तो देखो, जो फैलेसी ऑफ डिवीज़न होता है, तो फैलेसी ऑफ डिवीज़न में क्या होता है कि हम किसी पूरी चीज़ पर, किसी होल की बात है, मतलब पूरी कार की बात है, अगर हम उसके पार्ट्स पर अप्लाई कर रहे हैं तब तो होता है यहाँ पर फैलेसी ऑफ डिवीज़न। लेकिन यहाँ से पार्ट से और होल की तरफ मूव किया जा रहा है, जबकि डिवीज़न में क्या होता है, हम होल से पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं कि कोई चीज़ अगर सभी के लिए अच्छी है तो वो एक पार्ट के लिए भी अच्छी है। आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे फैलेसी ऑफ डिवीज़न को। तो यहाँ पर फैलेसी ऑफ डिवीज़न तो नहीं होगा। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में देखो क्या होता है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में होता है कि कोई अगर बात किसी पार्ट के लिए अगर सच है तो उसके पूरे होल के लिए भी सच होगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो वहाँ पर होता है हमारा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। और अगर आप इस स्टेटमेंट को ठीक से देखोगे कि ऑल द पार्ट्स, यहाँ पर कहाँ से चल रहे हैं हम, पार्ट्स से, कि सारे पार्ट्स कार के मेटल के बने हुए हैं और इसीलिए जो पूरी कार है यानी कि होल कार वो मेटल की बनी हुई होगी। तो हमने कहाँ से, पार्ट से और होल की तरफ हम अगर मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, कि पूरे
जो पार्ट्स हैं, अगर उसके लिए कोई बात सच है, पार्ट्स के लिए कोई बात सच है, तो उसके पूरे होल के लिए भी वो बात सच होगी। अगर हम इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं पार्ट्स टू होल, वहाँ पर आपका आंसर होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। लेकिन फैलेसी ऑफ डिवीज़न में क्या होता है, हम होल टू पार्ट्स मूव करते हैं, तो यहाँ ये फैलेसी ऑफ डिवीज़न नहीं होगा। फॉल्स डिलेमा का यहाँ पर तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फॉल्स डिलेमा का मतलब होता है जब हम असमंजस में होते हैं, जब हम कन्फ्यूज़न में होते हैं कि क्या सही है क्या गलत, हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए, जो कि जो है फैलेसी का पार्ट नहीं है। स्ट्रोमैन फैलेसी में क्या होता है, स्ट्रोमैन फैलेसी का मतलब है कि अगर आप अपने विरोधी या अपने अपोनेंट की बात को झुटलाने के लिए, उसके आर्ग्यूमेंट को झुटलाने के लिए या फिर इग्नोर करने के लिए, अगर आप उसके आर्ग्यूमेंट पर रॉन्ग वे में अटैक करते हो या फिर उस पर गलत इल्ज़ाम लगाते हो, वो होता है स्ट्रोमैन फैलेसी। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो आगे यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इसको एक बार हम डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको याद रहे। देखो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या होता है, द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इज कमिटेड व्हेन समवन एज्यूम्स दैट समथिंग दैट इज ट्रू फॉर द पार्ट्स ऑफ द ग्रुप इज ऑल्सो ट्रू फॉर द होल ग्रुप। यानी कि देखो पार्ट्स से किसकी तरफ चल रहे हैं, होल की ग्रुप कि ये फैलेसी तब होती है जब कोई ये मान लेता है कि जो बात किसी पूरे समूह के कुछ हिस्सों के लिए सत्य है तो वो पूरे समूह के लिए भी सत्य है। जैसे कि पीछे एग्जाम्पल में कार वाला एग्जाम्पल हमने देखा, इस मामले में व्यक्ति ये मान रहा है क्योंकि कार के सभी हिस्से धातु के बने हैं तो पूरी कार भी धातु से बनी है। हालांकि ये आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि कार में हम प्लास्टिक का यूज़ भी करते हैं, ग्लासेस का यूज़ भी करते हैं, दूसरे मेटल्स का, रबड़ का भी, रबड़ के टायर्स होते हैं उसका भी यूज़ करते हैं। तो आप पार्ट्स को सच मानकर होल पर उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कार के पार्ट्स मेटल के बने हुए हैं तो आप पूरी कार को मेटल का नहीं कह सकते, वहाँ पर होगी फैलेसी। फैलेसी का मतलब ही होता है त्रुटि। आपकी बात में, आपके आर्ग्यूमेंट में अगर कोई गलती है, त्रुटि है, उसी को हम लॉजिकल रीजनिंग में किसका नाम देते हैं, फैलेसी का। तो यहाँ पर गलती की गई, आर्ग्यूमेंट को बोलने में गलती की गई। कौन सी गलती की गई, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट लॉजिकल फैलेसी इज बीइंग कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, उसको पढ़िए, उसके बाद बताइए इन चारों में से कौन सी फैलेसी होगी। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट राइटर बिकॉज ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, ए कंट्री ऑफ ग्रेट राइटर्स। यहाँ पर यह कहा गया है कि शेक्सपियर एक महान लेखक थे क्योंकि वो महान लेखकों के देश इंग्लैंड से थे। शेक्सपियर एक बहुत ही महान महान लेखकों के देश इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इसीलिए शेक्सपियर कौन थे, ग्रेट राइटर थे। तो ये फॉल्स कॉजेलिटी होगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर कारण गलत बताया गया है, ऐसा भी नहीं है। स्ट्रोमैन फैलेसी मैंने आपको अभी बताया तो वो भी नहीं होगा। अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यहाँ पे अथॉरिटी का इनएप्रोप्रिएट तरीके से नहीं बताया गया बल्कि उनको तो ग्रेट राइटर बताया गया है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फैलेसी ऑफ डिवीज़न। अब फैलेसी ऑफ डिवीज़न को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फैलेसी ऑफ डिवीज़न यहाँ पर क्यों होगा, देखो फैलेसी ऑफ डिवीज़न का मतलब होता है द फैलेसी ऑफ डिवीज़न अकर्स व्हेन समवन एज्यूम्स दैट समथिंग दैट इज़ ट्रू। मतलब ये फैलेसी तब होती है जब कोई ये मान लेता है कि जो बात पूरे समूह के लिए सत्य है वो समूह के कुछ हिस्सों के लिए भी सत्य है। अगर कोई ऐसा मान लेता है कि समथिंग दैट इज ट्रू फॉर द होल ग्रुप इज ऑल्सो ट्रू फॉर द पार्ट्स ऑफ द ग्रुप। लास्ट फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में हम क्या कर रहे थे, पार्ट से होल की तरफ चल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम होल टू पार्ट्स चल रहे हैं कि इंग्लैंड के सारे ही राइटर अच्छे हैं, इंग्लैंड महान लेखकों का देश है और इसीलिए शेक्सपियर भी अच्छे हैं। यानी कि पहले हमने पूरे इंग्लैंड देश की बात की और उसके बाद एक पर्टिकुलर पर्सन शेक्सपियर की बात की। तो हम यहाँ होल से पार्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं और जहाँ भी होल से पार्ट्स की तरफ आप मूव करोगे वहाँ होगा आपका फैलेसी ऑफ डिवीज़न। ओके, देखो इसका एक और एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये एग्जाम्पल है फैलेसी ऑफ डिवीज़न का कि ऑल स्टूडेंट्स एट हार्वर्ड आर इंटेलिजेंट। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसा माना जाता है। जॉन इज़ ए स्टूडेंट एट हार्वर्ड, जॉन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है इसीलिए जॉन भी इंटेलिजेंट है। अगर आप ऐसा कह देते हो तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जॉन भी इंटेलिजेंट ही हो। अगर वो यूनिवर्सिटी इंटेलिजेंट लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं, तो जॉन जो कि वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि जॉन भी इंटेलिजेंट होगा। तो ये होता है आपका फैलेसी ऑफ डिवीज़न। आगे देखते हैं
Which of the following is defined as a type of irrelevant conclusion fallacy in which a distracting element is introduced to obscure an opponent's position? निम्नलिखित में से किसे एक प्रकार का अप्रासंगिक निष्कर्ष भ्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रतिद्वंदी की स्थिति को अस्पष्ट करने के लिए एक विचलित करने वाला तत्व पेश किया जाता है? वैसे तो मैं आपको ये कहूँगी कि फैलेसी को आप इंग्लिश में ही याद करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एन अपील टू इमोशन कहेंगे इसको, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन फैलेसी इन विच डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट इन इंट्रोड्यूस, जिसमें कि डिस्ट्रैक्ट किया जाता है एक पर्सन को, अपोनेंट की पोजीशन को गलत करने के लिए, उसको झुटलाने के लिए डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसको एन अपील टू इमोशन कहेंगे, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहेंगे, आर्गुमेंट एड होमिनम कहेंगे, या फिर रेड हेरिंग फैलेसी कहेंगे। देखो यहाँ पर इमोशन की बात नहीं हो रही है और यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी की भी कोई बात नहीं की गई है। आर्गुमेंट एड होमिनम में क्या होता है कि हम पर्सनली किसी पर अटैक करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में समझा था। यहाँ पर आपका आंसर होगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा रेड हेरिंग फैलेसी। इसको मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी समझाया था कि जहाँ पर भी ये है आपका कीवर्ड डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट, जहाँ पर भी डिस्ट्रैक्ट करने की बात आए, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट की बात आए, वहाँ पर एकदम आंसर कर देना रेड हेरिंग फैलेसी। पहले पढ़ना ठीक से, उसके बाद आंसर करना रेड हेरिंग फैलेसी, ये है इसका कीवर्ड। इसका मैं बहुत बार यही वाला एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे कि मम्मी के साथ कोई बच्चा मार्केट गया है और वो टॉय खरीदने की ज़िद करता है, मम्मी मुझे ये टॉय लेना है, मम्मी मुझे ये टॉय लेना है। उसकी मम्मी क्या कहती हैं कि बेटा जल्दी से घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बनाया है, या फिर मैंने तुम्हारे लिए पनीर बनाया है, या जो भी उस बच्चे को पसंद है। तो मम्मी ने क्या किया, उसको बच्चे को ध्यान हटाने के लिए खिलौनों की तरफ से, टॉयज़ की तरफ से ध्यान हटाने के लिए और उसको कोई और बात कह दी, यानी कि उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की मेन पॉइंट से। तो वहाँ पर क्या होता है हमारा रेड हेरिंग फैलेसी, जिसमें हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं एक पर्सन को, मेन मुद्दे से बात और ध्यान उसका हटाना चाहते हैं और दूसरी तरफ लगाना चाहते हैं, वो होता है रेड हेरिंग फैलेसी। और यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल फैलेसीज इज कमिटेड इन द गिवन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है, ये है आपका प्रीमाइस 1, ये है प्रीमाइस 2 और ये दिया गया है इसका कंक्लूजन। ऑल एथलीट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन्स, नो एक्टर इज एन एथलीट, देयरफॉर नो एक्टर्स आर स्पोर्ट्स पर्सन्स। ये है आपका आर्ग्यूमेंट जिसमें कि 2 प्रीमाइस हैं और एक कंक्लूजन है। यहाँ पर कहा गया है कौन सी फैलेसी होगी, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म होगा, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म होगा, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस होगा, या फिर एग्जिस्टेंशियल फैलेसी इसका आंसर होगा। तो देखो फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म का क्या मतलब होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म का मतलब होता है कि अगर किसी आर्ग्यूमेंट में जो मेजर टर्म है वो कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको और वो प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो होता है इलिसिट मेजर टर्म। मेजर टर्म मैंने माइनर टर्म दोनों चीज़ें बताई थी। ये है हमारा कंक्लूजन, इस कंक्लूजन में जो हमारा ये है नो जो एक्टर्स है, नो तो हमारा मूड हो जाएगा, एक सेकेंड, इस कंक्लूजन में ये है हमारा कंक्लूजन, इसमें जो एक्टर्स है ये है हमारा सब्जेक्ट, जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये है हमारा प्रेडिकेट, और दोनों प्रीमाइसेस में जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है, एथलीट्स, क्योंकि प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 दोनों में एथलीट प्रेजेंट है, तो ये हो गया मिडिल टर्म। ये चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। अब मेजर टर्म, इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म फैलेसी में क्या होता है कि अगर मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेजर टर्म क्या हुआ, ये हुआ हमारा माइनर टर्म, जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा माइनर टर्म, जो प्रेडिकेट होता है वो होता है हमारा मेजर टर्म। अब अगर मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वहाँ पर होती है फैलेसी ऑफ मेजर टर्म। अब देखो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इसमें कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि इसके स्टार्टिंग में आ रहा है नो, बट यही वाला मेजर टर्म स्पोर्ट्स पर्सन, देखो आप यहाँ देखो, इससे पहले नॉट या नो नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही ऑप्शन हो जाएगा, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। क्योंकि फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म में बस इतना याद रखना है कि मेजर टर्म से रिलेटेड है, ओके। कंक्लूजन में मेजर टर्म क्या है, जो लास्ट में होता है, और जो प्रीमाइस है उसमें आप ढूंढिए कहाँ है मेजर टर्म, ये है। अगर यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं ये देख लीजिए आप। अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि ना तो नो आ रहा है ना नोट आ रहा है यहाँ से पहले, स्पोर्ट्स पर्सन से पहले, तो ये तो हो जाएगा
अनडिस्ट्रीब्यूटेड और स्पोर्ट्स पर्सन से पहले नो आ रहा है इसलिए ये है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। अब इसको मैं एक बार आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, इफ़ मेजर टर्म, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर टर्म में क्या होता है, इफ़ मेजर टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीमाइसेस। अगर मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वहाँ हो जाएगी फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर टर्म फैलेसी। प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, यहाँ पर देखो ऑल एस आर पी और यहाँ पर है सम पी आर क्यू और कंक्लूजन दिया गया है सम एस आर नोट क्यू। जो एस है हमारा वो सब्जेक्ट है और इसको हम कहते हैं माइनर टर्म, जो क्यू है हमारा वो प्रेडिकेट है, इसको हम कहते हैं मेजर टर्म। अब मेजर टर्म से पहले तो नॉट आ रहा है यानी कि यहाँ पर मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इस वाले जो मेजर टर्म है इसको जब आप प्रीमाइस में देखते हो, प्रीमाइस में कहाँ पर है, सेकंड प्रीमाइस में है, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि इससे पहले ना नो आ रहा है ना नोट आ रहा है, तो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और इसीलिए ये जो फैलेसी होगी वो होगी फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर टर्म। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको समझना है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वो चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ऑल, नो और नॉट अगर किसी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले आ रहा है तो उसको हम मानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर सम आ रहा है किसी में तो उसको हम मानते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये तीनों आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड किसी भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले, और जिसमें सम आ रहा है, सम वाला जो केस होगा उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। समझोगे कैसे? देखो, ये एक स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ए एंड बी लिखे गए हैं, ए और बी की जगह आपको कोई भी स्टेटमेंट में कुछ भी दे सकते हैं, एनिमल्स दे सकते हैं, ऑनेस्ट दे सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ कुछ भी दे सकते हैं। ऑल ए आर बी ये हमारा स्टेटमेंट है। तो देखो यहाँ पर ये ऑल है तो ये यूनिवर्सल है, इसकी क्वांटिटी क्वालिटी क्या होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर कोई नो नहीं है। सब्जेक्ट इसका है ए, ये है इसका सब्जेक्ट जैसा मैंने अभी बताया। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि यहाँ पर ऑल आ रहा है ए से पहले, और जो हमारा ये प्रेडिकेट है यानी कि जो हमारा मेजर टर्म है वो होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि उससे पहले ऑल नहीं आ रहा है। ओके, अब देखो नो वाले केस में क्या होगा, नो ए इज़ बी, इसमें आप याद रखना जो हमारा ए है सब्जेक्ट और बी प्रेडिकेट यानी कि माइनर टर्म और मेजर टर्म ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाते हैं। और जो सम वाला केस होता है सम ए आर बी, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी माइनर टर्म और मेजर टर्म दोनों ही क्या होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। बस इतनी बात याद रखना कि नो वाले में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सम वाले में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और जो सम नोट वाला केस है उसमें क्या होगा कि जो ए है क्योंकि उससे पहले नो नहीं है तो वो होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और बी यानी कि हमारा जो प्रेडिकेट है यानी कि जो मेजर टर्म है उससे पहले नो लिखा हुआ है इसलिए जो बी होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। इतना आप याद रखना बस कि जिससे भी पहले ऑल, नो या नोट आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सम वाले केस में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और नो वाले केस में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। बस इतना आप लोग याद रखना। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है नेम ऑफ द फैलेसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर अब आपको बताना है कौन सी फैलेसी होगी। ऑल हाउस होल्ड पेट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ये है प्रीमाइस 1। प्रीमाइस 2 है नो यूनिकॉर्न्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ये है प्रीमाइस 2। कंक्लूजन क्या कहता है, देयरफॉर सम यूनिकॉर्न्स आर नॉट हाउस होल्ड पेट्स, ये है आपका आर्ग्यूमेंट जिसमें 2 प्रीमाइस हैं और एक कंक्लूजन। अब आपको बताना है कि यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल है, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइसेस होगा, एक्सक्लूसिव फैलेसी होगा या फिर एग्जिस्टेंशियल फैलेसी होगा। तो देखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म होगा तो उसमें मिडिल टर्म कम से कम एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही चाहिए। मिडिल टर्म कम से कम एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मिडिल टर्म क्या होता है, जो हमारे प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 दोनों में होता है। देखो, डोमेस्टिक एनिमल्स यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों प्रीमाइसेस में है और ये कम से कम एक में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो देखो नो लिखा हुआ है, नो वाले में हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इसमें है ये, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमारा जो मिडिल टर्म है वो एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म तो नहीं होगा। अब ये जो है अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस, यानी कि नेगेटिव प्रीमाइसेस से आप अफर्मेटिव कंक्लूजन दे रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि हमारा प्रीमाइस ही नेगेटिव है तो हम नेगेटिव कंक्लूजन भी दे सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एक्सक्लूसिव फैलेसी भी नहीं होगा, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी होगा आपका यहाँ पर सही आंसर।
अब एग्जिस्टेंशियल फैलेसी का क्या मतलब होता है? एग्जिस्टेंशियल फैलेसी में आगे मैं समझाती हूँ आपको। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी में होता है जिसमें कि अगर आपके दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल हैं तो आप पर्टिकुलर कंक्लूजन कभी भी नहीं दे सकते। अगर आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पर ऑल यूनिवर्सल केस है, यहाँ पर नो यूनिवर्सल केस है, और यहाँ पर आपने क्या किया, पर्टिकुलर दे दिया। और जहाँ पर भी दोनों प्रीमाइस यूनिवर्सल होंगे और आप पर्टिकुलर कंक्लूजन दोगे, वहाँ पर होगा आपका एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, और ये सबसे ईजी फैलेसी होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। इसको आप यहाँ से समझ सकते हो। देखो एग्जिस्टेंशियल फैलेसी में क्या होता है, बोथ यूनिवर्सल प्रीमाइसेस कैन नॉट कंक्लूड पर्टिकुलर कंक्लूजन। यदि दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल हैं तो कंक्लूजन कभी भी पर्टिकुलर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखो इसका, ऑल मैन आर मॉर्टल, यहाँ पर यह यूनिवर्सल। ऑल मॉर्टल आर ग्रेट, ये भी यूनिवर्सल है। तो यहाँ पर आप सम नहीं कह सकते अगर दोनों यूनिवर्सल हैं। अगर यहाँ पर नो नो होता, नो एंड नो होता, और उसके बाद आप सम नहीं कह सकते थे। ऐसे ही अगर ऑल लिखा हुआ है तो आप सम पर कंक्लूजन नहीं दे सकते, पर्टिकुलर में कंक्लूजन नहीं दे सकते, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल फैलेसीज इज कमिटेड इन दी गिवन आर्गुमेंट। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो देखो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऑल स्नैक्स आर रेप्टाइल्स, प्रीमाइस 1, सम स्नैक्स आर पॉइजनस क्रिएचर्स, ये है प्रीमाइस 2, और उसका कंक्लूजन दिया गया है देयरफॉर ऑल पॉइजनस क्रिएचर्स आर रेप्टाइल्स। ये है हमारा आर्गुमेंट। अब इसमें आपको बताना है कि आंसर सही क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। मेजर टर्म में मैंने क्या बताया था, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म में क्या होता है कि अगर मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो होता है हमारा फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। अब मेजर टर्म देखिए कहाँ पर है, मेजर टर्म होता है हमारा कंक्लूजन में, ये रहा रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स ये भी रहा। तो अगर यहाँ पर जो मेजर टर्म है हमारा अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। जो सेकंड वाला है फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो माइनर टर्म क्या है हमारा, पॉइजनस क्रिएचर्स, ये है हमारा माइनर टर्म क्योंकि ऑल के बाद आ रहा है ये पॉइजनस क्रिएचर्स। अब आप अगर इसमें देखोगे प्रीमाइस में पॉइजनस क्रिएचर्स क्या होता है, माइनर टर्म अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब देखो इससे पहले ऑल आ गया, पॉइजनस क्रिएचर्स से पहले ऑल आ गया, और मैंने आपको बताया था ऑल, नो एंड नॉट, जिससे भी पहले आएगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर हमारे माइनर टर्म से पहले तो ऑल है। अब अगर हम प्रीमाइस में देखते हैं पॉइजनस क्रिएचर्स, इससे पहले ऑल नहीं है क्योंकि हमने देखा था सम वाले केस में दोनों ही स्नैक्स और पॉइजनस क्रिएचर्स दोनों क्या होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसीलिए यही वाली फैलेसी हो जाएगी यहाँ पर, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म, इसका हो जाएगा सही आंसर। ओके, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, फैलेसी इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म, क्योंकि माइनर टर्म हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंक्लूजन में तो पॉइजनस क्रिएचर्स से पहले ऑल आ रहा है, लेकिन प्रीमाइस में जो पॉइजनस क्रिएचर्स है उससे पहले ना तो ऑल आ रहा है, ना नोट आ रहा है, ना ही नो आ रहा है, तो इसीलिए यही वाली फैलेसी हो जाएगी यहाँ पर। इसको भी आप देख लीजिए, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर में क्या होता है, अगर माइनर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है बट प्रीमाइस में नहीं है तब होती है हमारी फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ माइनर टर्म। देखो प्रीमाइस 1 है ऑल एस आर पी, प्रीमाइस 2 है सम एस आर नॉट पी, कंक्लूजन दिया गया है नो पी आर क्यू। अब जो हमारा ये है माइनर टर्म, मैंने आपको बताया था ये होता है माइनर टर्म और ये होता है मेजर टर्म। अब जो माइनर टर्म है यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, नो लिखा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि इससे पहले ना तो नो है और ना नॉट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और यहाँ पर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जहाँ पर ऐसा होता है वो होती है हमारी फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर आई थी इस वाले क्वेश्चन में, एक ये आया था फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स में क्या होता है कि 4 टर्म्स नहीं होने चाहिए, हमारे आर्ग्यूमेंट में सिर्फ 3 टर्म्स होने चाहिए। देयर शुड बी ओनली 3 टर्म्स इन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन एंड ईच टर्म मस्ट बी रिपीट ओनली 2 टाइम्स। सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स होने चाहिए, एक मेजर टर्म, एक माइनर टर्म और एक मिडिल टर्म, और वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम रिपीट होने चाहिए।
देखो अगर आप इस कंक्लूजन को इस आर्ग्यूमेंट को देखो तो देखो ऑल ए आर बी, एक तो है यहाँ पर ए, एक है बी और एक यूज़ हुआ है सी का। 3 टर्म है और 2 बार रिपीट होने चाहिए ये तीनों टर्म। ए देखो 2 बार रिपीट हुआ है, एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर आया है। बी भी 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है। सी भी 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी आया है। तो 3 टर्म है ए बी सी और 2-2 बार रिपीट हुए हैं तीनों। तो ये है हमारा सही आर्ग्यूमेंट। अगर आप यहाँ देखो इस आर्ग्यूमेंट में तो देखो ए है, ठीक है ए है, बी है, ठीक है बी है, सी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ डी भी दे दिया। तो ये क्या होगी, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। तो ये होता है आपका फैलेसी ऑफ 4 टर्म। तो इसको भी आप याद रखना क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वी शुडंट लिसन टू द एनवायरमेंटल एडवाइस ऑफ दैट साइंटिस्ट, शी इज़ नोन फॉर हैविंग कंट्रोवर्शियल सोशल व्यूज़, दिस इज़ अ फैलेसी ऑफ। यानी हमें उस वैज्ञानिक की पर्यावरण संबंधी सलाह नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? क्योंकि वो जो हैं वो कंट्रोवर्शियल व्यूज़ रखती हैं। हमारी सोसाइटी में वो कंट्रोवर्शियल व्यूज़ प्रेजेंट करती हैं। कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद सामाजिक विचार रखने वाली वो महिला हैं, इसलिए हमें उन वैज्ञानिक की पर्यावरण संबंधी सलाह नहीं सुननी चाहिए। ये एड होमिनम होगा, रेड हेरिंग होगा, स्लिपरी स्लोप होगा या फिर स्ट्रोमैन फैलेसी होगा। तो देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ है उसको इग्नोर करके पर्सनली उन पर अटैक किया जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आपकी बात इसलिए नहीं सुननी चाहिए, उस वैज्ञानिक की बात इसलिए नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें करती हैं। तो ये एक तरीके से पर्सनली अटैक किया जा रहा है और जहाँ पर भी हम पर्सनली अटैक करते हैं वहाँ होता है हमारा एड होमिनम फैलेसी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एड होमिनम। रेड हेरिंग में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट की हम बात करते हैं। स्लिपरी स्लोप फैलेसी में होता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा, आप संभल कर नहीं चले तो आप गिर जाओगे, इस तरीके से ये होता है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। स्ट्रोमैन फैलेसी मैंने आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एड होमिनम फैलेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, यू शुड गो टू, दिस इन्फ्लुएंस कमिट्स विच काइंड ऑफ फैलेसी। यानी हर कोई पार्टी में जा रहा है इसलिए तुम्हें भी जाना चाहिए। अब इसमें किस तरह की फैलेसी होगी, एड पॉपुलम होगी, इक्विवोकेशन होगी, एड वेरेकंडियम होगी या फिर एड इग्नोरेंटम होगी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सब मान रहे हैं और इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप भी उससे मानो। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि सभी लोग उस पर्टिकुलर लीडर को वोट दे रहे हैं और आप भी उसी को दो, सब लोग उसी लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी उसी को सपोर्ट करो, ऐसा नहीं होता है। उसको हम कहते हैं फैलेसी, यानी कि उस स्टेटमेंट में एक त्रुटि है। आपको लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा, जो आपके अकॉर्डिंग लीडर सही है आप उसको वोट दीजिए। तो उस तरीके से अगर ये कहा जाता है कि हर कोई पार्टी में जा रहा है तो आपको भी जाना चाहिए, तो यहाँ पर एक तरीके से एड पॉपुलम फैलेसी है कि पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को मान रहे हैं तो आप भी मानो, ऐसा आप लोग कनेक्ट कर लेना इसको। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एड पॉपुलम फैलेसी। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि आजकल सभी लोग कार खरीद रहे हैं, तुम्हें भी एक कार खरीद लेनी चाहिए, तो वहाँ पर भी क्या होगा, एड पॉपुलम फैलेसी। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉजिकल फैलेसी। यहाँ पर बताइए कौन सी फैलेसी होगी। एलिफेंट्स लिव इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन, सो वी प्रोबेबली वुडंट सी एट एनी द शिकागो जू। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि जो हाथी हैं, एलिफेंट्स हैं, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में रहते हैं, यानी कि वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर प्रचुर मात्रा में वनस्पति होती है, यानी कि जहाँ पर प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन होता है। इसीलिए हमें शायद शिकागो चिड़ियाघर में कोई भी एलिफेंट देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, रेड हेरिंग फैलेसी होगा। यहाँ पर एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की बात की जा रही है। हेस्टी जनरलाइजेशन होगा, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट होगा या फिर अपील टू अथॉरिटी होगा। ध्यान लगाइए, थोड़ा सा सोचिए इसमें क्या होगा, क्योंकि मैं ये फैलेसीज आपको समझा चुकी हूँ। खुद सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखो रेड हेरिंग फैलेसी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात नहीं की जा रही है। हेस्टी जनरलाइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ को सभी लोगों पर जनरलाइज नहीं किया गया है। यहाँ पर आपका आंसर होगा फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्यों होगा, यहाँ पर आंसर देखो समझते हैं। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में ये होता है कि आप कोई जनरल चीज़ है, कोई जनरल बात है, जनरल स्टेटमेंट है, उसको आप पर्टिकुलर पर गलत तरीके से कंक्लूड कर देते हो, वहाँ पर होता है आपका फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, यहाँ पर तो आपका फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट आंसर हो जाएगा। इसको समझते हैं। देखो, इट इज़ ए टाइप ऑफ लॉजिकल फैलेसी
दैट अकर्स व्हेन अ जनरल रूल इज अप्लाइड इनएप्रोप्रिएटली टू स्पेसिफिक केसेस। एक जनरल रूल है, उसको आप स्पेसिफिक केसेस पर अप्लाई कर रहे हो, लेकिन कैसे? इनएप्रोप्रिएटली, गलत तरीके से। दैट आर एक्सेप्शनल एंड अनयूजुअल रिजल्टिंग इन अ फ्लॉड और मिसलीडिंग कंक्लूजन। आपने कोई जनरल रूल था, उसको स्पेसिफिक केसेस पर गलत तरीके से अप्लाई किया, तो वो अनयूजुअल भी होगा और क्या मिसलीड भी करेगा, एक मिसलीडिंग कंक्लूजन भी बन जाएगा। वो होता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सारी जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं। पेंगुइन्स आर बर्ड्स, अब पेंगुइन्स बर्ड्स हैं। देखो ये जनरल बात थी कि सारी चिड़ियाँ उड़ सकती हैं, जनरल स्टेटमेंट था ये। पेंगुइन्स आर बर्ड्स, अब ये आ गया पर्टिकुलर। ये जनरल की बात हो रही थी, सारी चिड़ियों की बात हो रही थी, सारी बर्ड्स की बात हो रही थी। पेंगुइन्स एक पर्टिकुलर है, तो पर्टिकुलर आर बर्ड, पेंगुइन्स आर बर्ड्स, देयरफॉर पेंगुइन्स कैन फ्लाई। यहाँ एक जनरल बात थी और उसको आपने पर्टिकुलर पर अप्लाई किया गलत तरीके से कि ऑल बर्ड्स उड़ सकती हैं और पेंगुइन बर्ड है इसलिए पेंगुइन भी उड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। जैसे कि एलिफेंट वाले में क्या था कि उष्णकटिबंधीय जो स्थान होते हैं वहाँ पर एलिफेंट पाए जाते हैं, इसलिए शिकागो के चिड़ियाघर में नहीं मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। सारे एलिफेंट उष्णकटिबंधीय स्थानों में या वनस्पति में थोड़ी ना रहते हैं, वहाँ पर वास थोड़ी करते हैं। जैसे कि पैरट्स के बारे में अगर कहा जाए कि सारे पैरट्स पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं और इसीलिए हमें किसी के घर में देखने नहीं मिलेगा, तो ये भी एक फैलेसी है। क्योंकि घरों पर भी होते हैं, जो पालतू तोते होते हैं वो भी घरों पर रहते हैं, तो वो घरों में मिल सकते हैं। तो आप किसी जनरल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर पर गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हो, वो होता है आपका फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। आई होप अच्छे से समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय अ गोल्डन पेयर ब्रांड फोन। Golden pair phones look good in one's hand and all the Bollywood stars can be seen carrying them these days। यानी बेशक आप गोल्डन पेयर ब्रांड का फ़ोन खरीदना चाहेंगे और आजकल गोल्डन पेयर फ़ोन हाथ में बहुत अच्छे लगते हैं और ज़्यादातर जो एक्टर्स हैं वो उनको यूज़ भी कर रहे हैं। ये हिंदी में थोड़ा सा अधूरा रह गया, आप लोग समझ लेना, मैं समझा रही हूँ। तो इसमें कौन सी फैलेसी होगी कि जो गोल्डन पेयर ब्रांड के फ़ोन होते हैं वो आप पर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, वो भी उनको कैरी करते हैं। रेड हेरिंग होगा, यहाँ पर क्या आप डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो एक पर्सन को, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट होगा। अपील टू फोर्स होगा, आप उस पर फोर्स कर रहे हो कि आप भी गोल्डन पेयर ब्रांड का फ़ोन खरीदिए। या फिर अपील टू पीपल होगा, यानी कि आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम होगा। अगर आपने ध्यान से सारी फैलेसी को समझा है, जो भी मैं अभी तक आपको समझाते हुए आ रही हूँ, तो आप इसका आंसर कर दोगे। तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आपको पता भी चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको भी एक गोल्डन पेयर ब्रांड का फ़ोन खरीदना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी लोग खरीद रहे हैं और ज़्यादातर बॉलीवुड स्टार्स खरीद रहे हैं। तो ये क्या होगा कि ज़्यादा लोग अगर किसी काम को कर रहे हैं तो आपको भी उसको करना चाहिए, जो कि गलत है, और उसी को हम कहते हैं अपील टू पीपल, और उसका दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैलेसी कमिटेड इन द स्टेटमेंट बिलो। जो मैंने सबसे शुरू में आपको दिखाया था, ये वही क्वेश्चन है। प्रीमाइस 1 है, ऑल टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी। प्रीमाइस 2 है, सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी। ऑल टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड टू केयरफुल स्टडी और सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड टू केयरफुल स्टडी। देयरफॉर सम रेफरेंस बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स। देखो आप अगर हिंदी, यहाँ पर हिंदी में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। आपको सिर्फ इतना समझना है इन आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस में कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, माइनर टर्म, मेजर टर्म क्या है और मिडिल टर्म क्या है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बस इतना करना है कि प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में दोनों चीज़ें सेम अगर हैं। तो देखो यहाँ पर है इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी और ये भी है इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे मिडिल टर्म, क्योंकि दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट हैं। और जो हमारा कंक्लूजन होता है उससे हम पता लगाते हैं माइनर टर्म और मेजर टर्म का। जो हमारा सब्जेक्ट होता है जैसे रेफरेंस बुक्स, ये होता है हमारा माइनर टर्म, और जो हमारा प्रेडिकेट होता है यानी टेक्स्ट बुक, वो होता है हमारा मेजर टर्म। अब यहाँ पर हमें देखना है कि आंसर सही क्या होगा। तो देखो, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइसेस, क्या ऐसा है कि हम निगेटिव प्रीमाइसेस से अफर्मेटिव कंक्लूजन दे रहे हैं? तो देखो ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, और उसके बाद ये कंक्लूजन भी अफर्मेटिव है, तो ये तो नहीं होगा। एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस क्या इसका आंसर होगा? एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस में हमने क्या देखा था कि बोथ प्रीमाइसेस अगर निगेटिव हैं तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, और यहाँ पर हमारी दोनों प्रीमाइसेस निगेटिव हैं ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी में हमने क्या देखा था कि अगर दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल हैं तो हम पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं दे सकते।
और यहाँ पर हमारी दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल हैं ही नहीं, क्योंकि एक है यूनिवर्सल पहली वाली और दूसरी वाली है पर्टिकुलर, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म में हमने क्या देखा था कि मिडिल टर्म कम से कम एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड ज़रूर होना चाहिए। मिडिल टर्म क्या हमने आइडेंटिफाई किया, इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, ये है हमारा मिडिल टर्म। ये कम से कम एक प्रीमाइस में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो देखो इस वाली प्रीमाइस में तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि ना तो इससे पहले ऑल है और ना ही नो। लेकिन इस वाली में सम फॉर केयरफुल स्टडी, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, देखो यहाँ पर भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि सम वाले में हमने देखा था माइनर टर्म और मेजर टर्म दोनों ही क्या होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ना तो ये प्रीमाइस 1 में है डिस्ट्रीब्यूटेड और ना ही प्रीमाइस 2 में है ये डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जबकि एक कम से कम एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड ज़रूर होना चाहिए था। इससे पहले या तो नो आना चाहिए था, या नॉट आना चाहिए था, या ऑल आना चाहिए था, जैसा कि नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका सही आंसर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। और ये आपका 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी के भी सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। देखो इसको भी मैं समझा देती हूँ। मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी वन प्रीमाइस, कम से कम एक प्रीमाइस में जो हमारा मिडिल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। प्रीमाइस 1 ऑल ए आर बी, प्रीमाइस 2 ऑल बी आर सी, और प्रीमाइस सी हमारा ऑल ए आर सी। तो देखो हमारा मिडिल टर्म क्या है, बी। और देखो ये सेकंड वाले स्टेटमेंट में हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इससे पहले ऑल आ रहा है, क्योंकि ऑल, नो या नोट जिससे पहले आ रहा है वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर ये हमारा है मिडिल टर्म और इससे पहले ऑल आ रहा है, यानी कि एक प्रीमाइस में हमारा जो मिडिल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो मिडिल टर्म क्या है हमारा, बी, क्योंकि दोनों प्रीमाइस में जो प्रेजेंट होता है वो होता है मिडिल टर्म। यहाँ पर बी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और यहाँ पर भी बी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और इसीलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। तो ये तो है रॉन्ग, यहाँ पर है हमारी फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल यहाँ पर, जबकि ये है सही, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी टू विन द लॉटरी, आई एम ऑल्सो अ लिटिल वरीड, द लास्ट टाइम आई हैड वॉन अ लॉटरी माई पॉकेट वाज पिक्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि मैं लॉटरी जीतकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा टेंशन में भी हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने लॉटरी जीती थी तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी जेब काट ली गई थी, मेरी चोरी हो गई थी। तो ये कौन सी फैलेसी होगी, पोस्ट होक फैलेसी, हेस्टी जनरलाइजेशन, रेड हेरिंग, या फिर फॉल्स अल्टरनेटिव। पोस्ट होक हेस्टी जनरलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आप सभी पर अगर अप्लाई कर लेते हो वो होता है आपका हेस्टी जनरलाइजेशन। जैसे कि अगर आपने किसी को, 2 बच्चे हैं बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, आपको बहुत शैतानी कर रहे हैं, तो आप क्या कह देते हो कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे हैं, बहुत नॉटी हो रहे हैं। तो 2 बच्चों को आपने देखा था शैतानी करते हुए, लेकिन आपने सब पर अप्लाई कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता, ये त्रुटि है, क्योंकि सारे बच्चे शैतानी नहीं कर रहे, बहुत से बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, हेस्टी जनरलाइजेशन, जो कि यहाँ पर नहीं है। रेड हेरिंग में हम किसकी बात करते हैं, रेड हेरिंग में हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्ट करने की, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। फॉल्स अल्टरनेटिव भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर है पोस्ट होक फैलेसी। पोस्ट होक फैलेसी का मैंने आपको कीवर्ड बताया था कि आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। पोस्ट होक फैलेसी में क्या होता है, आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि किसी चीज़ के घटित होने के बाद अगर कोई घटना होती है तो आपको ऐसा लगता है कि ये घटना पहले वाली घटना की वजह से हुई है। जैसे कि वो लॉटरी जीता और उसके बाद उसकी चोरी हो गई, उसकी मतलब जेब काट ली गई, तो उसको ऐसा लगा कि मैंने लॉटरी जीती थी तभी मेरी जेब काटी गई थी, इसी की वजह से मेरी जेब कटी है। नेक्स्ट टाइम अगर वो लॉटरी जीतेगा तो उसको ये टेंशन होगी कि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। तो ये भी क्या होती है, ये एक फैलेसी होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट होक फैलेसी। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इफ ऑल एस इज पी इज गिवन एज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड फ्रॉम इट। अगर ऑल वाला केस है और उसको आपको ट्रू बताया गया है तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आप इन्फर कर सकते हो। मुझे देखना है आप जितने भी लोग हैं, अगर यहाँ तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। आपको आता है तब भी देना, आपको कन्फ्यूज़न है तब भी देना। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों को स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। तो आप आंसर ज़रूर करना, कोशिश करना आंसर देने की। गलत भी होता है कोई बात नहीं,
क्योंकि गलती करने से भी हम सीखते हैं, कुछ नया पता चलता है हमें। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना कमेंट बॉक्स में, और मुझे ये भी बताना कि आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्वेश्चन सारे समझ आए या नहीं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।